Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kushresht. Today we are going to start a new chapter that is biological classification. और इस वीडियो में आज जो हम बात करेंगे that is all about the five kingdom of classification which was given by R.H. Whitaker. तो आज हम R.H. Whitaker का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. Beside this, we will see other thing also which were given in your NCERT book. So let us read this. Since the dawn of civilization, there has been many attempts to classify living organism. तो जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है तब से बहुत सारे अटेम्प्ट जो है किए गए हैं टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं. ओके, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया. देखिए, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया तो वो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की बेस पे किया गया था. मतलब कि यूज ऑफ देयर ओन यूज, उनके खुद के यूज में कौन से पेड़ आ रहे हैं, कौन से किससे वो खा रहे हैं, किससे वो शेल्टर के लिए यूज कर रहे हैं, पहनने के लिए, है ना, सॉरी रहने के लिए, और किससे वो क्लोथिंग मतलब पहनने के लिए यूज कर रहे हैं. राइट, सो दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट विच वॉज done in the earlier time. Later on, scientist आए एरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए he has seen morphological characters. ठीक है, morphological means outer, external. So he has given more scientific basis of classification. इनका थोड़ा scientific basis था जिसमें इन्होंने morphological characters देखे. प्लांट को इन्होंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स. राइट, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांट्स को. जो वुडन थे, एकदम वुडी ब्रांचेस थी उनकी, और जो स्टेम थी वो विडी थी, उनको रख दिया ट्रीज में. उससे कम हाइट वाले, मीडियम हाइट वाले हर्ब्स, और सबसे छोटे जिनकी स्टेम जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, उनको श्रब्स में रख दिया. राइट, इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया. एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट और नॉट, और एब्सेंट. ठीक है, आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया. ठीक है, थोड़ा सा इनका साइंटिफिक था लेकिन ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं था. इसके बाद और साइंटिस्ट आए. सो पहले हम बात करते हैं टू किंगडम किसने दिया था. दो किंगडम बनाए गए पहले. दो किंगडम थे, प्लांटे एंड एनिमलिया. ये दिया था लिनियस ने. ठीक है, कैरोलस. फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया. थ्री किंगडम में एक प्रोटिस्टा किंगडम और ऐड कर दिया गया, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया. देखिए, प्लांटे और एनिमलिया सब में चलता रहेगा. अभी भी रिसेंटली वी आर यूजिंग दिस किंगडम. ओके, थ्री किंगडम के बाद फोर किंगडम आया. थ्री किंगडम दिया था हेकल ने, और फोर किंगडम दिया था आपका कोपलेड ने. फोर किंगडम में ऐड हो गया मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया. ठीक है, फिर आया आपका फाइव किंगडम जो कि आरएच विटेकर ने दिया है. इसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई ऐड हो गया. देन फंजाई ऐड हो गया इसमें, प्लांटे एंड एनिमलिया चल रहा है. ठीक है, फिर आया सिक्स किंगडम. ये दिया था कार्ल वूज ने. ठीक है, सिक्स किंगडम में जो मोनेरा था, मोनेरा किंगडम को इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. ठीक है, यू का मतलब होता है जो बिल्कुल ट्रू बैक्टीरियाज है. आर्कीबैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज है जो बहुत ही वैसी कंडीशन से मिलते हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, और वी कैन से दे आर द प्रिमिटिव वंस, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं ये. राइट,
तो ये दिया था कार्ल वूज ने, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड हो गया आर एच विटेकर का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल टुडे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इन Linnaeus time, two kingdom system of classification with Plantae and Animal kingdom was developed that included all plants and animals respectively। ये हमने देख लिया, प्लांट और एनिमल्स आ गए 2 किंगडम में। दिस सिस्टम, अब ये जो सिस्टम है क्या इसमें क्या क्या चीजें फॉलो नहीं हो रही है? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है ना, क्योंकि प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं चाहे उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है वो भी आ गए, मल्टीसेलुलर है वो भी आ गए, ऐसे ही सेम इन एनिमल्स। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में नहीं पता चल रहा कि कौन सा सिंगल सेल का है कौन सा मैनी सेल्स का है। देन एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक भी क्लियर नहीं हो रहा है, कौन से फोटोसिंथेटिक है कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये जो था ये सब चीजें इससे क्लियर नहीं हो रही थी। So classification of organism into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories। भाई इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे प्लांटे सब इसी कैटेगरी में आ गए, दो ही किंगडम बनाया, इसी में सबको रख दिया, राइट? चाहे वो फंगस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो कुछ भी हो वो सब इसी में आ गया। भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को इनमें रख दोगे तो कैसे स्टडी हो पाएगी? That was not easy for us. So hence the 2 kingdom of classification used for a long time was inadequate। ये भाई पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा, it was inadequate। Besides gross morphology, आगे बढ़ते हैं। Besides gross morphology, morphology मतलब एक्सटर्नल फीचर को देखते हुए और भी फीचर्स देखे गए। A need was also felt for including other characteristics। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा अदर फीचर्स भी देखे गए जो कि है आपके सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक सेल है, नेचर ऑफ वॉल, सेल वॉल कैसा है, पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना है या स्काइटिन का बना है या फिर सेलुलोज का बना है या फिर है ही नहीं सेल वॉल, दैट वाज सीन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोफिटिक, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोफिटिक, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना खुद बना रहा है या किसी पर डिपेंडेंट है। हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, पानी में, ठंड में, या फिर आपका हॉट स्प्रिंग्स में या फिर आपका जीरोफिटिक कंडीशन में, कहाँ पे। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, कौन सा है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है भाई, इसके बाद कौन आया, इवॉल्व कौन हुआ, दैट रिलेशनशिप। तो इन चीजों को भी भाई कंसिडर किया गया है। ओके, मॉर्फोलॉजी तो करी ही गई, उसके अलावा ये सब चीजें भी एड ऑन हो गई जब इन जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है, राइट। Classification system for living organism have hence undergone several changes over the time। तो इस सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल, ये आपको मैंने बता दिया, प्लांट और एनिमल किंगडम सब में कांस्टेंट रहा है, ठीक है, प्लांट और एनिमल ये सब में चलता रहा है और अभी भी चल रहा है, बट चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कुछ गलत हमने कहीं पे प्लेस कर दिया, उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक किसी और से मिलती जुलती है तो उसको किसी और में प्लेस कर दिया जाता है, तो चेंजेस होते रहते हैं। ओके, constant all different system, the understanding of what groups organism be included under these kingdom have been changing। देखते हैं आप चेंज होते रहते हैं। The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists। ये तो फालतू की बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर एच विटेकर की कहानी। आर एच विटेकर ने दिया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर एच विटेकर 1969, ईयर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 1969। ओके, तो 6 और 9 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 2 6 6 9, याद रहेगा 69। इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, Plantae and Animalia। ये हो गया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें देखी,
राइट। तो लेट्स सी, इन्होंने देखा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव टाइप का है, ये यूकैरियोटिक सेल है ना, वो सब न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सब चीजें देखी उन्होंने। उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, थैलस है या प्रॉपर ऑर्गन है या नहीं है, टिश्यूज है या नहीं है, कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने देखा, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो ये सब चीजें इन्होंने कंसिडर की। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, isn't it? Now, अब इनकी एक टेबल है जो हम अभी देखेंगे। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby a six kingdom classification, जो भी हमने बात करी थी सिक्स किंगडम की, ये वाला ना कार्डवूज वाला। तो इन्होंने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। आर्कीबैक्टीरिया में प्रिमिटिव आ गए और यू बैक्टीरिया में बिल्कुल ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। So this is what the table which is given in your NCERT. This is very important and let's see. तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमलिया, ये हो गए आपके 5 किंगडम। ओके, तो पहले देखते हैं सेल टाइप। सबसे पहले सेल कौन सी आई थी? सबसे पहले प्रिमिटिव सेल आई होगी। प्रिमिटिव सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल में आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है that was naked, it was not surrounded by a nuclear membrane, है ना, properly it was not surrounded by nuclear membrane। तो ये सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल। ये वाली सेल केवल किसमें मिलेगी? बैक्टीरियाज में, राइट। सो मोनेरा में आ गए आपके प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, ये सब यूकैरियोटिक हैं। इनकी सेल टाइप सब यूकैरियोटिक है। केवल प्रोकैरियोटिक कहाँ मिलेगा? मोनेरा में। ओके, अब भाई प्रोकैरियोटिक है तो आपको एक चीज और याद हो जाएगी यहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, ये नहीं होगी। ओके, सो दिस वाज एब्सेंट। यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। दो चीजें याद हो गई। अब आती है सेल वॉल के ऊपर। प्लांट की सेल वॉल सबको पता है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। ग्लूकोज के यूनिट्स मिल के सेलुलोज बना देते हैं, तो ये तो होगी सेलुलोज की। एनिमल्स, हम लोगों में सेल वॉल होती ही नहीं है, ये वाली बात भी क्लियर है। अब आती है फंगस की सेल वॉल। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट। काइटिन की सेल वॉल है फंगस में। प्रोटिस्टा में किसी किसी में मिलेगी, किसी किसी में सेल वॉल नहीं मिलेगी, है ना। इन सम ऑर्गेनिज्म इट वाज देयर बट अदरवाइज इन अदर इट वाज नॉट देयर। जैसे अमीबा है, अमीबा में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती है। ओके, अब क्लोरेला है, ये एल्गी है, इसमें सेल वॉल होती है, राइट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती। अब आते हैं बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इट वाज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल आर की पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और आर के बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल है, इट वाज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल होती है, इसमें आपको देखो, पेप्टाइडो मतलब यहाँ पे पेप्टाइड से समझ में आ रहा है, पेप्टाइडो मतलब पेप्टाइड, ग्लाइकेन मतलब यहाँ पे कोई शुगर है, पॉलीसैकेराइड है। ओके, तो इसकी जो सेल वॉल है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा फिगर। तो जब आप बैक्टीरिया की सेल वॉल देखेंगे तो ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में आपको क्या मिलेगा? किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की सबसे पहले। अब इसके यूनिट्स क्या है? देखिए, NAM और NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, इस तरीके से ये सब यूनिट लगी हुई है। NAM की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। ओके, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। NAG
NAG की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल यूरेमिक एसिड। सो ये जो सब यूनिट है NAM, NAG, NAM, NAG ऐसे लगे हुए हैं इनकी सेल वॉल में। तो ये हो गए, ये NAM NAG क्या है, सब यूनिट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पेप्टाइड की चेन मिलेंगी, ये दिख रहा है, ये पेप्टाइड की चेन क्रॉस लिंक कर रही है, ये पेप्टाइड की चेन है। ये NAM NAG है, ये आपको दिख रहे हैं, ये सब NAM NAG दिखाए हुए हैं। जो रेड वाला दिखाया है वो NAG है, रेड वाला क्या है NAG, और ग्रीन वाला है NAM। तो आप देख सकते हो ऑल्टरनेटली ये कैसे लगे हुए हैं। तो इनसे बनी हुई है बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है। इन यूनिट को मिला के एक पॉलीमर बन गया जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, यही बात है। चलिए अब हम अपनी पुरानी इस पर जाते हैं, स्लाइड नंबर 4। सो इनकी जो सेल वॉल थी किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो मोनेरा क्या है, सेल का बना हुआ है केवल, है ना। ये बैक्टीरिया जो है केवल सेल है, तो सेल्यूलर हो गया। अमीबा क्या है, सेल है, केवल एक सेल है अमीबा, सेल्यूलर हो गया। फंगस मल्टी सेल्यूलर होती है, लूज टिश्यूज होते हैं, है ना। आपने वो देखा होगा मशरूम, है ना, मशरूम आप खाते हो, तो दैट वाज मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, मल्टी सेल्यूलर है, लूज टिश्यूज है ना। और प्लांटे में आ जाए तो टिश्यूज और ऑर्गन्स, अब जैसे लीफ बन गया, ये ऑर्गन है, स्टेम इज एन ऑर्गन एंड रूट इज एन ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन। एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं यहाँ पे, सिंपल है ना। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सबसे पहले एनिमल्स का सुन लो। एनिमल्स का हीटरोट्रॉफिक है, भाई हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ह्यूमन से ही आपको याद रहेगा हीटरोट्रॉफिक है, हम डिपेंडेंट है किसी और पे। एंड आवर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जिसमें हम स्टेप वाइज होते हैं, जैसे इंजेस्ट किया, फिर डाइजेस्ट हो रहा है, फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर एसिमिलेशन हो रहा है, फिर इजेशन हो रहा है, दीज आर 5 स्टेप्स, राइट। सो मेन आवर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हीटरोट्रॉफिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आप जानते हो ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खुद खाना बना लेते हैं वो, ठीक है। फंगस, फंगस भी आपको याद रहेगा हीटरोट्रॉफिक, फंगस का भी खुद खाना नहीं बनाती है ना, दे आर नॉट हैविंग क्लोरोफिल, so they depend on some other thing, so fungus can be saprophytic। भाई ये सड़ी हुई चीजों से तो खाना लेती हैं, saprophytic मोड ऑफ, रॉटन चीजों से लेते हैं खाना, saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कुछ फंगस पैरासिटिक होती हैं, ओके, पैरासिटिक होती है या saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। देन प्रोटिस्टा में आ जाइए, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं कुछ और हीटरोट्रॉफिक भी होते हैं। अब जैसे मैं अमीबा की बात करूं, अमीबा खाना बाहर से लेगा, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब एक एल्गी है क्लोरेला जो यूनिसेलुलर है, वो प्रोटिस्टा में ही आ गई है ना, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, ऑटोट्रॉफिक, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो बना लेती है वो खाना। अब आते हैं मोनेरा, यानी कि जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं हमारे, तो इसका ऑटोट्रॉफिक भी है, हीटरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सनलाइट लेके खाना बना रहे हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल्स लेके खाना बनाते हैं अपना, जैसे आयरन ले लिया या नाइट्रेट्स ले लिए, उससे खाना बनाते हैं, ठीक है। एंड सम आर हीटरोट्रॉफिक, सम आर ऑटोट्रॉफिक, सॉरी, सम आर ऑटोट्रॉफिक, मोस्ट ऑफ देम आर हीटरोट्रॉफिक। ज्यादातर बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे से खाना लेते हैं, दे कैन बी सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, okay, parasitic, symbiotic or saprophytic, is it clear? So this is the table of RH Whittaker 5 kingdom of classification. Now what you have to remember, मोनेरा में क्या क्या आ रहा है, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जिनके वो सारे मोनेरा में आएंगे, ठीक है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, थोड़ा सा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है ना। तो इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक,
प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। इन अ सीरीज यू हैव टू लर्न दिस। पहले मोनेरा है तो भाई उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगी, प्रिमिटिव टाइप के हैं, और यूकैरियोटिक उससे एडवांस हो गए, है ना, सॉरी प्रोटिस्टा उससे एडवांस हो गए तो उसमें यूकैरियोटिक सेल आ गई, राइट। इन दिस वे यू हैव टू लर्न। आगे बढ़ते हैं। Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification। ये कुछ नहीं है, earlier classification system include। देखिए यहाँ पे देखिए अर्लियर जो क्लासिफिकेशन हमने अभी देखा, 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, उसमें क्या देखा हमने, ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था इंक्लूड, इसमें क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आर केप्ट अंडर प्लांट। तो जो प्लांटे और एनिमलिया 2 किंगडम हमने पढ़े थे, तो प्लांटे में सब आ गए, कौन कौन आ गए, इसमें बैक्टीरियाज आ गए, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गीज आ गई, इसमें मॉसेस आ गई, इसमें फर्न्स आ गए, इसमें आपके फंगस आ गई, फिर इसमें जिम्नोस्पर्म्स भी आ गए, एंड इसमें एंजियोस्पर्म्स भी आ गए। तो यू कैन सी ये सारे बिलोंग्स टू प्लांट है। इज दैट पॉसिबल? कहाँ बैक्टीरिया, कहाँ एंजियोस्पर्म, है ना, कहाँ मैंगो का ट्री है, कहाँ बैक्टीरिया है। We cannot put them in the same kingdom, right? So the character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells। तो क्या कारण क्या था इनको प्लांटे में रखने का, कि इन सबके पास क्या था, सेल वॉल था। बस सिंगल एक कैरेक्टर देगा, सेल वॉल, सब में सेल वॉल है, they are kept in plantae। So this placed together groups which widely differed in other characteristics। एक ही कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया, लेकिन ये नहीं देखा कि ये और चीजों में कितने अलग हैं। So it brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic। तो इसमें ऐसा क्या हो गया, इसमें क्या, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, बैक्टीरियाज और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, दे आर केप्ट विद अदर ग्रुप which are having eukaryotic cell। ठीक है, अब ये जो फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इनकी सेल ये तो यूकैरियोटिक है ना, इनकी सेल वॉल तो इनका सेल तो यूकैरियोटिक है, तो इनके संग ये आ गए, तो दैट इज नॉट गुड। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones। See for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae। अब इसमें algae भी आए, ठीक है, algae में Chlamydomonas और Spirogyra। Chlamydomonas is a unicellular algae, Spirogyra is the multicellular। फिर इनको अलग किया गया, यूनिसेलुलर क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, तो ये आगे प्रोटिस्टा में, इनको बाद में किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। The classification did not differentiate the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant। तो अब फंगस भी इसी में आ रहे हैं। फंगस तो अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं, एंजियोस्पर्म्स बना सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स बना सकते हैं, बट फंगस नहीं बना सकते, राइट। So though they also show a characteristic difference in their wall composition, the fungi had a chitin। और फंगस की हमने सेल वॉल भी देखी, किसकी बनी है, chitin की बनी हुई है। So इसको later on किसमें प्लेस कर दिया गया, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom called kingdom fungi। जब इन चीजों को देखा गया कि उसकी सेल वॉल तो काइटिन की बनी हुई है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हेटेरोट्रॉफिक है, तो उसको अलग किंगडम में रखा गया, दैट इज किंगडम फंजाई। ठीक है। Now all prokaryotic organisms were grouped under kingdom Monera and unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista। ये अभी हमने देखा मोनेरा प्रोटिस्टा। तो इसमें मोनेरा में कौन आ गए थे, प्रोकैरियोटिक आ गए थे, है ना, एंड प्रोटिस्टा में आ गए थे आपके यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यही देखा हमने। Now kingdom Protista has brought together Chlamydomonas chlorella with Paramecium and amoeba। ओके, तो बाद में इसमें ये जो है क्लाइमेडोमोनास जो कि एल्गी में रखा गया था पहले, और क्लोरेला जो कि एल्गी में रखे गए थे पहले, दोनों अब उनको इसमें रख दिया गया प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ऐसे ही किसके साथ रख दिया गया, यहाँ पे अमीबा पैरामीशियम भी है ना।
प्रोटिस्टा में अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है। तो इनके साथ क्लोरेला को और क्लाइमेडोमोनास को रख दिया गया, जो कि पहले एल्गी में रखे गए थे। और अमीबा पैरामीशियम किस में रखे गए थे? एनिमल किंगडम में। इनको उठा के किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, क्लियर हो गया? Now it has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification has changed. तो ये क्यों हुआ गया? क्यों किया गया भाई? क्लोरेला अच्छा खासा एल्गी में था, इसमें क्यों रखा गया? क्योंकि जो क्राइटेरिया यूज किए गए थे क्लासिफिकेशन के वो चेंज किए गए और ये चेंज आगे भी होते रहेंगे. This kind of change will take in future also depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. तो आगे अगर हम स्टडी करेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस हमें लगेंगे तो वी कैन डू दैट. ओवर टाइम, बाय टाइम के साथ साथ an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic relationship. तो क्या कह रहा है कि अब इन आगे ऐसा भी क्लासिफिकेशन बनाया जा सकता है जिसमें हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर करेंगे. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव तो देख ही रहे हैं, फाइलोजेनेटिक भी कंसिडर की जाएगी. इन दिस वे classification will be done in future. So this is all about for today. Thank you for watching this video. Please subscribe this channel and hit the bell icon and please share my videos so that others will also get the benefit from it.